नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सारे लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम 20 में। उम्मीद करता हूं आप सारे लोग अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन में जो पढ़ाई है वो करना थोड़ा सा संघर्षपूर्ण काम है, क्योंकि अब सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। स्रोत भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और कोचिंग क्लास का हालत आपको पता ही है। तो धैर्य बनाने की ज़रूरत है। आपको इस समय अपने धैर्यता का परिचय देने की जरूरत है। आप धैर्य बना के रखेंगे और जो भी स्रोत है उस स्रोत के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे और जो भी आपने फॉर्म फिल किया है उस एग्जाम के तहत आप पढ़ाई करेंगे तो आपको कामयाबी निश्चित तौर पे मिलेगी। इस समय आपको होपलेस नहीं होना है। आपके पास जो भी सोर्स हैं उन सोर्सों का प्रयोग करके, स्रोतों का सदुपयोग करके आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है। तो आइए इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल में इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने बात किया था काकोरी कांड, और काकोरी कांड में मैंने बताया था कि किस तरह से हमारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पे चढ़ा दिया, जिसमें क्रांतिकारी हुआ करते थे चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद को अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। इसके अलावा एक बात और आप सब जानते हैं कि इन्हीं चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की थी कानपुर में। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे थे साइमन आयोग की, क्योंकि मैंने बताया था कि जब प्रांतों में द्वैध शासन लगा तो प्रांतों के ही द्वैध शासन की समीक्षा करने के लिए भारत में साइमन आयोग भेजा गया। क्योंकि दोस्तों 1765 से 1772 में जब बंगाल में द्वैध शासन लगा था, तो बंगाल में जब द्वैध शासन लगा तो इस द्वैध शासन के दौरान बंगाल का जम के शोषण किया गया ब्रिटिशर्स के दौरान। और जहां पे बंगाल एक समृद्ध राष्ट्र हुआ करता था, समृद्ध प्रांत हुआ करता था, वहीं पे बंगाल को एक गरीब प्रांत बना दिया गया। इतना ज्यादा जम के शोषण किया गया। और जब ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में पता चला तो उसके बाद अंग्रेजों की अवहेलना की गई। लेकिन अंग्रेजों का मेन उद्देश्य ही क्या था? भारत से धन संपदा को लूटना। और इसी के बाद जब भारत में द्वैत शासन लगा तो दोबारा से भारत को लूट ना लिया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये डिसाइड किया गया कि हर 10 साल के बाद एक आयोग का गठन होगा जो जाएगा और भारत में जाके समीक्षा करेगा कि जो भी ब्रिटिश अफसर हैं वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। और इसी के लिए 1928 में एक आयोग बना के भारत भेजा गया जो कहलाया साइमन आयोग। और इस साइमन आयोग में दोस्तों 7 के 7 सदस्य हुआ करते थे और 7 ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे। हम भारतीयों की डिमांड थी कि इसमें से एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रांत की समीक्षा के लिए भेजे गए हैं तो इसमें से एटलीस्ट एक व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने इस हमारी डिमांड को अस्वीकार कर दिया। और जब अंग्रेजों ने हमारे इस डिमांड को अस्वीकार कर दिया तो दोस्तों इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। और सबसे पहले इसका विरोध हुआ लाहौर से गरम दल के नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने अंग्रेजों का विरोध किया और साइमन आयोग का विरोध करते हुए साइमन गो बैक के नारे लगाए, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। और जब लाला जी के अगुवाई में साइमन आयोग का के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी, इसका विरोध किया जा रहा था, तो अंग्रेजों ने लाठीचार्ज करने का हुक्म दे दिया और लाला लाजपत राय इसके दौरान बुरी तरीके से जख्मी हुए और उनकी मृत्यु हो गई। और क्योंकि लाला लाजपत राय कांग्रेस के ही गर्मपंथी या गर्म दिल के नेता हुआ करते थे, जब बात पूरे भारतवर्ष में आगे की तरफ फैल गई और पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और जब ये बात कांग्रेस तक पहुंची तो कांग्रेस ने भी इसकी अवहेलना की। धीरे धीरे ये बात ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंच गई और अंग्रेज ये बात जानते थे कि अगर इस विद्रोह को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में भारत में शासन चलाना कठिन हो जाएगा, एक संघर्षपूर्ण कार्य हो जाएगा भारत में शासन प्रशासन चलाना। और भारत में क्योंकि अंग्रेजों को शासन प्रशासन अभी चलाना था, अभी भारत का और शोषण करना था, इसी के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट से
ये मैसेज पास किया गया, संदेश दिया गया कि जो भारत का राज्य सचिव है वो कांग्रेस के अध्यक्ष से वार्तालाप करे और किसी भी कीमत पे इस विद्रोह को कंट्रोल करे। उस समय भारत का राज्य सचिव लॉर्ड वर्कनहेड हुआ करता था और कांग्रेस के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू हुआ करते थे। लॉर्ड वर्कनहेड मोतीलाल नेहरू से वार्तालाप करने गया और मोतीलाल नेहरू ने लॉर्ड वर्कनहेड से स्वराज मांग लिया। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये विद्रोह तभी थमेगा जब आप हम भारतीयों को स्वराज देंगे। लॉर्ड वर्कनहेड ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आपको स्वराज दे दिया जाएगा, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं, कुछ डिमांड है, कुछ एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से। मोतीलाल नेहरू ने कहा ठीक है, आपकी क्या शर्त है, आप जरा खुल के समझाएं। लॉर्ड वर्कनहेड ने कहा कि वो सारे के सारे प्रावधान प्रोविजन आप लिखिए, एक मसौदा बनाइए और उस मसौदे में आप भारत के शासन प्रशासन को कैसे चलाएंगे उसके बारे में एक प्रोविजन प्रावधान तैयार करिए। और जो भारतीय फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार हम ब्रिटिशर्स को से मांगते हैं वो मौलिक अधिकार हैं क्या, उस मौलिक अधिकार को भी उस मसौदे में लिखिए। और जब एक मसौदा तैयार हो जाए जिसमें भारत के शासन प्रशासन से संबंधित चीजें हों और भारतीयों के मौलिक अधिकार से संबंधित चीजें हों, जब ये लिख लिया जाए तो आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, उस सर्वदलीय बैठक बुला के उसमें उस रिपोर्ट को पेश कीजिए। और जब उस रिपोर्ट पे आपके सारे जितने भी पार्टी के लोग हैं वो अपनी सर्वसहमति से सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि 1 साल के अंदर भारत को अंग्रेज आजाद करके चले जाएंगे। मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों एक रिपोर्ट तैयार किया जिसे कहा गया नेहरू रिपोर्ट। और क्योंकि ये पहला रिपोर्ट था नेहरू के द्वारा जो भारतीय संविधान का एक रूपरेखा था, इसी की वजह से इस नेहरू रिपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। और जब इस रिपोर्ट को तैयार करके मोतीलाल नेहरू ने सर्वदलीय बैठक बुलाया और इस रिपोर्ट को सर्वदलीय बैठक में पेश किया तो सारे के सारे लोग हस्ताक्षर किए, लेकिन एक व्यक्ति हस्ताक्षर नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना खान। और जब मोहम्मद अली जिन्ना खान ने हस्ताक्षर नहीं किया तो जैसा कि वर्कनहेड ने ये कहा था कि सारे के सारे लोग जब सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे तभी हम आजाद करेंगे। और जब मोहम्मद अली जिन्ना खान ने हस्ताक्षर नहीं किया तो हम ऑटोमेटिक शर्त हार चुके थे। मोतीलाल नेहरू वर्कनहेड के पास गए और मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की और उस पर सिग्नेचर नहीं थे जिन्ना का। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ठीक है, आप हमें स्वराज नहीं दे सकते तो आप हमें डोमिनियन स्टेट दे दो, डोमिनियन राज्य दे दो। क्या है डोमिनियन राज्य? तात्पर्य यह है कि आप ब्रिटिशर्स हम भारतीयों पे शासन प्रशासन चलाएं, आप शासन प्रशासन चलाएं हम भारतीयों पे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपनी शिक्षा, अपना रोजगार, अपने आसपास की चीजों पे नियंत्रण हमारा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि हम, मोतीलाल नेहरू ने कहा डोमिनियन राज्य के तहत भारत पे शासन प्रशासन अंग्रेजों का होगा, लेकिन भारतीय अपनी सुविधा, अपना रख रखाव की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। ऐसा हमें परमिशन दे दिया जाए, ब्रिटिश पार्लियामेंट से दिलवा दिया जाए। लेकिन जब डोमिनियन स्टेट की बात उठी मोतीलाल नेहरू के द्वारा तो कुछ भारतीयों को ये बात पसंद नहीं है और सबसे पहले इसका विरोध किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें डोमिनियन राज्य नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी के बाद मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू में आपसी मतभेद हुआ और कांग्रेस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्टली यूथ एंड सेकेंडली ओल्ड कांग्रेस। और कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक यूथ कांग्रेस, एक ओल्ड कांग्रेस। और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओल्ड कांग्रेस के अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू। लेकिन क्या हमें डोमिनियन राज्य मिला? क्या हमें पूर्ण स्वराज्य मिला? क्या लाला जी के मृत्यु का बदला पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अभी भी सिचुएशन वैसी की वैसी ही थी जैसे लाला जी के मृत्यु के समय थी। ना तो हमें डोमिनियन स्टेट मिला और ना ही हमें पूर्ण स्वराज मिला और ना ही लाला जी के मृत्यु का हमें बदला हम ले पाए। ठीक है। और इधर हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ये योजना बना रहे थे कि जिस ब्रिटिश अफसर ने लाला जी की हत्या की है, जो ब्रिटिश अफसर लाला जी के हत्या का जिम्मेदार है, उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाए। और लॉर्ड स्कॉट ने ये ऑर्डर दिया था और लॉर्ड स्कॉट के ही भ्रम में सैंडर्स की हत्या कर दी गई गोली मार के। ठीक है। तो ये बात हम हिस्ट्री में और डिटेल में चर्चा करेंगे।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सारी की सारी जो मैंने कहानी बताई, इस कहानी में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के ही लखनऊ से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही अध्यक्षता में साइमन आयोग का विद्रोह किया गया, या साइमन आयोग के खिलाफ विद्रोह किया गया। इसका विरोध किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो चलिए हम लिखते हैं। मैंने बताया दोस्तों कि 1928 में आया साइमन कमीशन या साइमन आयोग, जिसमें 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे, और हमारी डिमांड थी कि इसमें एक सदस्य क्या हो, भारतीय हो। और इसका विरोध शुरू हुआ लाहौर से। लाहौर से हमने साइमन का क्या किया, विरोध किया। इसके खिलाफ हमने नाराबाजी की, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। और किसकी अगुवाई में, तो पंजाब केसरी, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। और जैसा कि मैंने बताया, इसके दौरान लॉर्ड स्कॉट ने यह आदेश दिया कि लाठीचार्ज करो, ठीक है। और इसके दौरान लाला जी जख्मी हुए और लाला जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस आंदोलन का बहिष्कार लखनऊ से इसका बहिष्कार किया पंडित जवाहर लाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में साइमन आयोग का बहिष्कार किया, ठीक है। और याद रखेंगे इसी लखनऊ में ही 1928 में ही पंडित मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया और इसे भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा गया। ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट कहा गया। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम सब जानते हैं कि 1937 में प्रथम निर्वाचन कराया गया। प्रथम निर्वाचन हुआ हिंदुस्तान में, भारत में, और 11 प्रांतों में ये इलेक्शन हुआ, निर्वाचन हुआ। और जब 11 प्रांतों में निर्वाचन हुआ तो इसमें 11 प्रांतों में जब निर्वाचन हुआ तो इसमें पूर्ण बहुमत मिला कांग्रेस को, और कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करके कांग्रेस ने सरकार बनाया। और याद रखेंगे कि इस समय जब वायसराय हुआ करता था लॉर्ड लिनलिथगो, भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय हुआ करता था। इसके अलावा याद रखेंगे कि संयुक्त प्रांत विधानसभा में, यानी संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत विधान सभा में गोविंद
गोविंद वल्लभ पंत जी के अगुवाई में, गोविंद वल्लभ पंत के अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाया। और याद रखेंगे कि संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री घोषित किए गए, संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री घोषित किए गए गोविंद वल्लभ पंत। और यही वो गोविंद वल्लभ पंत पर्सन है जो स्वतंत्रता के बाद सीएम बने, मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के या संयुक्त प्रांत के। तो मैंने बताया इस निर्वाचन में जो निर्वाचन हुआ, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसराय हुआ करता था और लॉर्ड लिनलिथगो के ही शासन में प्रथम निर्वाचन कराया गया। और इस फर्स्ट निर्वाचन में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और पूर्ण बहुमत प्राप्त करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश से मैंने बताया संयुक्त प्रांत से गोविंद वल्लभ पंत ने कांग्रेस की तरफ से अपनी सरकार बनाई। और याद रखेंगे इनको संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री घोषित किया गया। उस समय दोस्तों प्रधानमंत्री प्रांतों में हुआ करते थे, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे कि उस समय राज्यपाल हैरी हैग था, राज्यपाल हैरी हैग था। उस समय राज्यपाल हैरी हैग हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं हम सब जानते हैं कि जब अगस्त प्रस्ताव आया था तो अगस्त प्रस्ताव को हमने अस्वीकार किया था। और जब अगस्त प्रस्ताव को हमने अस्वीकार किया तो उसी के बाद हम सब जानते हैं दोस्तों कि एक हमने आंदोलन शुरू किया 8 अगस्त 1942 को, जिसका नाम था भारत छोड़ो। के बाद हम बात करेंगे 8 अगस्त 1942 को हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। और याद रखेंगे दोस्तों कि ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ बंबई से और इस भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति कहा गया, अगस्त क्रांति कहा गया। आइए समझते हैं इसके बारे में। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड विश्व युद्ध के दौरान हम भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों की मांग की। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम भारतीय सैनिकों को एक ही शर्त पे युद्ध में भाग लेने की इजाजत देंगे जब आप हमारे संविधान सभा निर्माण कार्य को स्वीकृति दे देंगे। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आपके संविधान सभा की स्वीकृति आपको दी जाती है। और 1940 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरान हमारे संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया और उसी के बाद भारत में भेजा गया अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय अपने संविधान सभा का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान सभा ब्रिटिशर्स के या ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंडीशंस पे बनेगी। लेकिन हमने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हम सब चाहते थे कि हमारी संविधान सभा हम भारतीयों के अनुसार बने। और अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करके, अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा के हमने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही बनाए गए आचार्य विनोबा भावे और उसी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ तो इसी के 2 साल बाद 1942 में अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भेजा और अंग्रेजों ने कहा कि भारतीय अपनी संविधान सभा का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल राइट होगा, जो भारतीयों को मौलिक अधिकार देना चाहते हैं, वो मौलिक अधिकार डिसाइड ही कौन करेगा? ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे, अंग्रेज डिसाइड करेंगे। लेकिन हमने क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दे, क्रिप्स मिशन को भी हमने ठुकरा दिया, क्योंकि हम भारतीय चाहते थे कि पूरा का पूरा संविधान सभा हम भारतीयों के तहत बने या हम भारतीयों को मद्देनजर रखते हुए उसका निर्माण किया जाए। उसमें भारतीयों को जो मौलिक अधिकार है वो हम भारतीय ही डिसाइड करें। और इस क्रिप्स मिशन को ठुकरा के हमने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। और ये भारत छोड़ो आंदोलन देखते देखते पूरे भारतवर्ष में फैल गया और ये भारत छोड़ो आंदोलन 16 अगस्त 1942 को उत्तर प्रदेश के बलिया में फैल गया। और जब उत्तर प्रदेश के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जनसंघर्ष छिड़ा पड़ा था तो उसी समय एक नेता चीतू पांडे ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की। तो याद रखेंगे 16 अगस्त
1942 को ये आंदोलन उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में ये पहुंचा और चीतू पांडे ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और बलिया से चीतू पांडे ने राष्ट्रीय सरकार का गठन किया, जिसके माध्यम से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस आंदोलन में जोड़ सके। तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा डिटेल था उत्तर प्रदेश से संबंधित जो हमने इसमें बात किया। तो मैंने इस उत्तर प्रदेश जीके में आपको उत्तर प्रदेश का इतिहास बताया। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नामांकन के बारे में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के नामांकन के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखा हूं और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने बताया कि शुरुआती दौर में जो उत्तर प्रदेश था यानी अंग्रेजी शासन में उत्तर प्रदेश अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का भी भाग हुआ करता था। लेकिन दोस्तों 1803 में जब दिल्ली पे अधिकार हुआ अंग्रेजों का और जो मुगल थे वो अंग्रेजों के पेंशनर बन के रह गए, उनका जो शासन प्रशासन था केवल लाल किले में कैद होकर रह गया। इसके बाद 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा और बंगाल प्रेसिडेंसी से इसको अलग कर दिया गया, क्योंकि हम सब जानते हैं 3 ही प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी भारत में अंग्रेजों का, और इन 3 प्रेसिडेंसियों के माध्यम से व्यापार किया करते थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली पर अधिकार हुआ भारतवर्ष को छोटे छोटे प्रेसिडेंसियों में डिवाइड कर दिया गया। इसके अलावा 1836 में इसका नाम बदल के उत्तर पश्चिमी प्रांत रख दिया गया। जब आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण हो गया तो इस पूरे के पूरे भूखंड का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रख दिया गया, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, और इसकी राजधानी आगरा बनाई गई। लेकिन दोस्तों 1856 में जब अवध पे अंग्रेजों का शासन हुआ या अधिकार हुआ, तो हम सब जानते हैं अवध का नवाब वाजिद अली शाह हुआ करते थे और वाजिद अली शाह पे अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाया और उन्हीं की बेगम हजरत महल हुआ करती थी और उन पे कुशासन का आरोप लगा के लाल डलहौजी ने अपनी हड़प की नीति के तहत अवध को भी हड़प लिया। और जब अवध को हड़प लिया तो पूरे के पूरे अवध वाले क्षेत्र पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और जब अवध पे अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो 1858 में राजधानी अभी तक आगरा हुआ करती थी, लेकिन राजधानी को आगरा से स्थानांतरित कर कहां पे लाया गया? इलाहाबाद लाया गया। उसके बाद 1877 से पहले, याद रखेंगे 1877 से पहले अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक जो मुख्यालय था लखनऊ था। अवध वाले क्षेत्र का प्रशासनिक और न्यायिक मुख्यालय लखनऊ था और उत्तर पश्चिमी प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय इलाहाबाद हुआ करता था। लेकिन 1877 में इन दोनों प्रेसिडेंसियों का एकीकरण किया गया और इनका संयुक्त नाम रख दिया गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। तो 1877 में दोनों प्रेसिडेंसियों का एकीकरण करके इनका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध किया गया। लेकिन 1902 में, याद रखेंगे, इसका नाम फिर से बदल दिया गया और इसका नाम चेंज करके रख दिया गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। जो उत्तर प्रदेश है इसका नाम 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत रख दिया गया और 1925 में इसकी राजधानी, आंशिक राजधानी लखनऊ को बनाया गया, जो 1935 में पूर्णतः राजधानी लखनऊ बन गई। उसके बाद याद रखेंगे कि 1937 में इसका नाम बदल के संयुक्त प्रांत रखा गया और 24 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम रख दिया गया उत्तर प्रदेश। और याद रखेंगे 2018 में, 24 जनवरी 2018 में पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। तो ये पूरा का पूरा डिटेल है उत्तर प्रदेश के नामांकन से संबंधित जो आपके सामने मैंने लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। और दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं बगल में हूँ, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और नहीं तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी आप परेशान ना हो, मेरा जो एक ग्रुप है हिस्ट्री बाय सचिन सिंह के नाम से टेलीग्राम ग्रुप, उस पर आप विजिट करेंगे, इसका पूरा नोट मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो आज की कहानी को यहीं पे विराम लगाते हैं, अगले क्लास में आपसे रूबरू होंगे और अब हम बात करेंगे अगले क्लास में उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के बारे में। कितने उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन है कितने राज्यों को टच करती है, ठीक है, वो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में।
और उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति देखेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखेंगे, इसका क्षेत्रफल देखेंगे, वो सारी की सारी चीजें विद मैपिंग हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे रूबरू होऊंगा अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।